अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के। ऑपरेशन हो गया है, अब उसके दौरान या ऑपरेशन के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि ऑपरेशन के बाद डिफरेंट तरह की आ सकती हैं। इस पेज पे सारी उन्होंने कंपाइल करके लिखी हुई हैं। हैमरेज रिलेटेड आ सकती हैं, वूंड हो सकता है, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पायरेटरी, सीएनएस, जीआईटी में, हिपैटोबाइलरी, यूरिनरी और अदर्स के सब सिस्टम की उन्होंने बता दी हैं कि किस सिस्टम में क्या इश्यूज आ सकते हैं। सो वो सेपरेटली एक एक करके डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि हैमरेज जो होता है 3 तरह का हो सकता है। एक होता है प्राइमरी हैमरेज। प्राइमरी हैमरेज क्या होता है कि सर्जरी के दौरान ही, एट द टाइम ऑफ सर्जरी आ जाता है, ठीक है, वो प्राइमरी होता है। रिएक्शनरी हैमरेज क्या होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर आएगा। लाइगेचर कोई स्लिप हो गया है, आर्टीरियल स्पैज़म हो गया, उस वजह से आएगा, ठीक है, सर्जरी के 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जो सेकेंडरी होता है कुछ दिनों बाद आता है, सेवरल डेज बाद, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, स्लैपिंग हो जाए वेसल वॉल की, ठीक है। तो 3 तरह का हैमरेज होता है, प्राइमरी, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी। देन वूंड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है कि जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। डिपेंड करता है सर्जरी की टाइप कौन सी है, कंटामिनेशन का रिस्क कितना ज़्यादा था, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि वूंड को ख़राब कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। कोई हीमाटोमा, सीरोमा, पुअर न्यूट्रिशन है उस एरिया की, या वूंड की, डायबिटीज़ है अगले बंदे को, एनीमिया है, यूरीमिया है, या इम्यूनिटी नहीं ठीक उसकी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कॉज कराएंगे सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन को। उसके बाद साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको नज़र आएगा कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उस एरिया में, ठीक है, सर्जिकल साइट पे। उसके अलावा प्यूरुलेंट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि ड्रेनेज करें, वहाँ पे अगर पस बन गया उसको अप्रोप्रिएटली ड्रेनेज करें, डिब्राइडमेंट करें नेक्रोटिक टिश्यू की, और अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी करें, ठीक है। अब हीमाटोमा जो होता है, हमने कहा वूंड में कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट तरह की आ सकते हैं, ठीक है। हीमाटोमा भी बन सकता है, वूंड कॉम्प्लिकेशंस में आता है। कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड क्लॉट इन द वूंड इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट हीमोस्टेसिस। कि ब्लड जो है वो सही तरह से, अगर जहाँ पे इंसिजन लगा है ना वहाँ पे ब्लड ने क्लॉट हो गई, उसको आहिस्ता आहिस्ता हील करना है ना, ठीक है। लेकिन जो हीमोस्टेसिस है अगर वो सही से नहीं हुई, ठीक है, अब नॉर्मल वे में हुई है, ठीक नहीं हुई, तो क्या हो सकता है, हीमाटोमा बन सकता है। वो क्लॉट जो है वो हीमाटोमा की फॉर्म में आ जाएगा। जो हम चाह रहे थे कि वो सील बन जाए, वो सील जो है वो हीमाटोमा की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। ये इम्परफेक्ट जो होती है हीमोस्टेसिस उसकी वजह से होता है ये। अगर हीमाटोमा रीजन ऑफ नेक में बन जाए, मोस्टली थायराइड सर्जरी के अंदर, तो ये इसमें क्या होगा कि आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। हीमाटोमा क्या करता है कि आपकी जो भी उसकी वेसल्स आएंगे उस पर कंप्रेशन डालेगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे फ़र्ज़ करें गले में बन गया है तो वहाँ पे रेस्पायरेटरी जो आपकी ट्रेकिया है वो पास करे, लेरेंस पास करे, उस पर प्रेशर आएगा तो रेस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, और जितना इसका साइज़ ज़्यादा होगा उतनी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। उसके अलावा जो है वूंड इन्फेक्शन भी कॉज करता है। हमने सर्जिकल साइड इन्फेक्शन में पढ़ा ना, हीमाटोमा जो है वो रिस्क फैक्टर भी है। सो ये वूंड इन्फेक्शन भी कॉज करा सकता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि नीडल से एस्पायर कर लें इसको, ठीक है, या फिर आपको रीओपन करना पड़ेगा वूंड को इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये 2 इसके तरीके होते हैं क्योंकि इसको बाहर निकालना ज़रूरी है, अंदर नहीं छोड़ सकते। देन सीरोमा होता है, दिस इज़ अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड। नाम से पता चल रहा है सीरस फ्लूइड जमा हुआ है। ओफन वेयर द स्किन फ्लैप्स हैव बीन रेज्ड, कि जहाँ पे स्किन के फ्लैप्स रेज होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे सर्जरी हुई है, इसके इर्द गिर्द जो है वो सोजिश हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पे सीरस फ्लूइड जमा हुआ है। सो लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड ओफन वेयर द स्किन फ्लैप्स हैव बीन रेज्ड, चेस्ट वॉल इज इन मेस्टेक्टमी और वेयर द लिम्फेटिक्स हैव बीन डिवाइडेड, ठीक है। आपके ग्रोइन और एक्जिला वाले रीजन में मोस्टली सीरोमा होने के चांसेस होते हैं। अब अगर स्मॉल सीरोमा है तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगा जल्दी, ठीक है, आपको, या फिर आपको नीडल से एस्पायर कर लेंगे आप इसको। लेकिन अगर सीरोमा लार्ज है तो फिर इसको आपने फॉर्मल ड्रेनेज जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वूंड अब ये है इसकी ड्रेनेज करनी पड़ेगी। आपने सोचा होगा कि सर्जरी क्यों नहीं की, क्योंकि ये फ्लूइड है तो उसकी ड्रेनेज करवानी होती है। तो वूंड डिहिसेंस जो होता है, वूंड डिहिसेंस अगर हो गया, इट इज़ पार्शियल और टोटल डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी और ऑल लेयर्स ऑफ द ऑपरेटिव वूंड, कि जो वूंड था ना उसकी लेयर्स डैमेज हो गई हैं, ठीक हो गया।
तो जो आपने सर्जिकल साइड पे जो आपने वो लगाया था तो वो इंसिजन्स वगैरह लग गए हैं, सारा कुछ हो गया। अब वो क्या हुआ है कि वूंड की सारी लेयर्स तकरीबन जितनी भी स्किन की लेयर्स थे वो डैमेज हो गई हैं, वूंड फिर से ताज़ा हो गए। फैक्टर्स क्या हैं? लोकल हो सकते हैं, सिस्टमिक हो सकते हैं। लोकल फैक्टर्स में आता है इनएडिक्वेट क्लोजर, ठीक है, आपने सही से बंद ही नहीं किया था। स्यूचर्स अगर खुले हैं, कोई मसला हुआ है, तो वजह ये भी हो सकती है कि आपने सही से क्लोज ही नहीं किया था, या फिर उस बंदे का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया उसकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर वूंड हीलिंग ही नहीं है वहाँ पे, वूंड हीलिंग कम है उस बंदे की बॉडी में। वूंड हीलिंग का प्रोसेस लाइक डायबिटीज़ वालों में स्लो वूंड हीलिंग होती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वूंड डिहीसेंस हो गई हो। सिस्टमिक जो होते हैं कॉजेज़ वो क्या है कि 60 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र होती है वो उन लोगों में वूंड जो है हीलिंग स्लो होती है, फिर वो वजह हो सकती है। डायबिटीज़ वाले, यूरीमिया, इम्यूनोसप्रेशन, जॉन्डिस, सेप्सिस और माल न्यूट्रिशन कि ये सिस्टमिक कॉजेज़ हैं। अगर उसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से वूंड हीलिंग जो होती है वो स्लो डाउन होती है, इस वजह से वूंड डिहीसेंस हो सकती है। उसके अलावा अदर वूंड कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं कि वूंड में पेन आ सकती है, एसाइटीज़ बन सकती हैं जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है फ्लूइड लीकेज का वूंड से, ठीक है, एसाइटीज़ बन सकती हैं। उसके बाद आ जाता है वूंड कॉम्प्लिकेशन, हमने पढ़ लिया। अब आता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन लिखें। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में से रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं वो क्या हैं? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी, ठीक है, कि जो बंदे में डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं ऑपरेशन के बाद, अक्सर लोगों को न्यूमोनिया हो जाता है, डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। रेस्पिरेशन और हार्ट, आपके ये दो जो सिस्टम्स हैं ना ये बहुत वाइटल होते हैं सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद भी, हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा। सर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी होती है आफ्टर मेजर सर्जिकल प्रोसीजर एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, बूढ़े लोगों में इसकी वजह से डेथ हो जाती होती है अक्सर अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। सो पेशेंट जो है रिलेटेड फैक्टर्स जिसमें जो रोल प्ले करते हैं वो ये है कि एडवांस स्टेज, हमने कहा कि बूढ़े लोगों में हो जाता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। ASA क्लास 2 हमने अमेरिकन जो सिस्टम हमने स्टार्ट वाले फर्स्ट चैप्टर में ASA की क्लासेस पढ़ी थी, ठीक है, कि फ़र्स्ट वाले कौन से होते हैं, फ़र्स्ट क्लास में किस तरह के पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और 2 वाले वो होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स हैं लेकिन वो मे और मे नॉट अफेक्ट द सर्जरी। और इससे 2 से ऊपर वाली जो क्लासेस थी, 3 वाली जो होती हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो सिवियर होती है और वो सर्जरी को अफेक्ट करती है। 4 वाले जो होते हैं उनकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है और सर्जरी जो होती है वो उनका आखिरी हल होता है। कुछ इस तरह करके स्टेजेस बनी हुई थी, वो आपने देखनी है। देन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाले बंदे, COPD वाले बंदे, इनको ऑलरेडी COPD है उनको कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं रेस्पिरेशन रिलेटेड। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है उनको भी आ सकेंगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बंदा काम खुद नहीं करता, किसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर रिलेटेड, अब ये तो बंदे के रिलेटेड फैक्टर्स थे ना। अब प्रोसीजर रिलेटेड के आपने जो प्रोसीजर किया उससे रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं कि एओर्टिक एन्यूरिज्म आपने रिपेयर किया उसमें आ सकते हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। थोरेसिक सर्जरी में आ सकते हैं, अपर एब्डोमिनल सर्जरी में आ सकते हैं, प्रोलॉन्ग सर्जरी हो गई है उसमें आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा देर एनेस्थीसिया के अंदर आए ना बंदा। उसके बाद इमरजेंसी सर्जरी अगर करनी पड़ी है, आपको पता है इलेक्टिव सर्जरी में तो आपको पास टाइम होता है इतना कि आप कॉप अप कर सको सिचुएशन को, लेकिन इमरजेंसी सर्जरी में इतना नहीं होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी सर्जरी में ऐसी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर आती हैं और जनरल एनेस्थीसिया अगर दिया था उसमें आती हैं। सो पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया, सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ेंगे वो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल 90% से कम हो जाता है। अब ये जो है ये किस वजह से हो सकता है, या तो हुआ कि अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन थी, ठीक है, एयर आपके सही गई नहीं अंदर, ठीक है, या फिर आपके लैरिंक्स में एडीमा था उसकी वजह से भी एयरवे अंदर नहीं जाएगा, हवा अंदर नहीं जाएगी। हाइपोवेंटिलेशन, बंदे ने सांस जो है उसकी हाइपोवेंटिलेशन थी उसकी वजह से ऑक्सीजन कम गई है। एटिलेक्टेसिस है, पल्मोनरी एडीमा है या एम्बोलिज्म है, ठीक है, ये सारे कॉजेज़ क्या कॉज करते हैं, हाइपोक्सिया, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एनी कॉजेटिव फैक्टर शुड बी लुक्ड फॉर सक्शन ऑफ एनी ब्लड और सक्रीशन एंड इंजर्शन ऑफ ओरोफेरेंजियल एयरवे में बी नीडेड, कि अगर कोई भी ऐसा फैक्टर है आपको पता चल जाता है, ठीक है, और अगर ज़रूरत आपको पेश आती है कि क्या ब्लड को सक आउट करना है या सक्रीशंस को बाहर निकालना है तो करो, कि एयरवे को तो क्लियर करना ना, अगर ब्लड है सक्रीशन है उनको सक्शन करके निकाल सकते हो एयरवे को क्लियर करने के लिए तो करो। इंजर्शन ऑफ ओरोफेरेंजियल एयरवे के अगर वैसे नहीं काम चल रहा, आपको ओरोफेरेंजियल एयरवे डालना पड़ता है तो डालो, कि उसको हाइपोक्सिया से तो बचाना है ना, ठीक है। ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्टर्ड 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन फिर उसको लगा दें। ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली, अगर बंदा ज़्यादा सांस ले रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि ऑक्सीजन लगा दें। आ हेड टेल चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर में रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन,
आपको पता है कि हम ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए ये मैन्यूवर्स यूज़ करते हैं। सो अगर उसको पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया है तो फिर हाइपोक्सिया के लिए आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगी, तो आप ओरोफेरिंजियल एयरवे लगा दो या सक्शन से उसको क्लियर करके सक्शन कर लो, सक्रीशंस क्लियर कर लो। अगर उससे ठीक हो जाता है ओके है, अगर ओरोफेरिंजियल एयरवे डालना पड़ता है उससे मसला ठीक हो जाता है तो ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन तो लगाना पड़ेगी, ऑक्सीजन लगा दो। उसके अलावा जो है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाला जो मैन्यूवर था और जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, ये भी ऑब्स्ट्रक्शंस को रिलीव करने के लिए। तो उसके अलावा एटिलेक्टेसिस हो सकती है उस बंदे को। सो एटिलेक्टेसिस 90% ऑफ ऑल पेशेंट्स हु आर एनेस्थीसाइज्ड, ये 90% एनेस्थीसिया के बाद एटिलेक्टेसिस हो जाती होती है। मोस्टली बेजल पार्ट ऑफ लंग्स में होती है, फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर होती है। एनेस्थीसिया में इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रीशन एंड डिक्रीज सीलियर रिएक्शन देयर बाय रिटेनिंग द म्यूकस इन द ब्रोंकाई ब्लॉकिंग द स्मॉल ब्रोंक। बल्कि इतना मैं रीड ना करूँ, आपको बताती जाती हूँ कि एनेस्थीसिया से क्या होता है कि ब्रोंकियल सेक्रीशन इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया ने क्या काज करा है, आपकी सेक्रीशंस बढ़ा दी हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि सेक्रीशंस बढ़ गई हैं, तो इतनी ज़्यादा सेक्रीशंस आपके सीलिया क्लियर नहीं कर सकते, तो सीलिया का एक्शन भी ये कम कर रहा है। ठीक है, आपका मसल को रिलैक्स कर रहा है, तो सीलियास का एक्शन कम कर रहा है, ऊपर से सेक्रीशंस बढ़ा रहा है एनेस्थीसिया। तो दोनों काम क्या करवा रहे हैं, सेक्रीशंस की वहाँ पे रिटेन करा रहे हैं सेक्रीशंस को, वो वहाँ से निकलेंगे नहीं। निकालने वाला सिस्टम जो उन्होंने जाम कर दिया है, ठीक है, और सेक्रीशन ज़्यादा कर दिए हैं। इसकी वजह से क्या होगा, रिटेनिंग द म्यूकस इन द ब्रोंकाई ब्लॉकिंग द स्मॉल ब्रोंकाई एंड रिजल्टिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्वियोलर एयर। कि अब जो है स्मॉल ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस ही है ना, अब वहाँ से रास्ता बंद हो गया है। ठीक है, अब अगर रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा कि आगे से पीछे से अगर एयर ही नहीं आएगी आपके एल्वियोलाइज के अंदर, तो उन्होंने कहा रिजल्टिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्वियोलर एयर विच रिजल्ट्स इन कोलैप्स ऑफ एन एरिया ऑफ लंग फॉरवर्ड बाय इन्फेक्शन। कि वो जो एरिया ऑफ लंग है वो फिर कोलैप्स कर देगा। ठीक हो गया कि अब वहाँ जो पीछे से तो एयर नहीं आ रही ना, आपको पता है कि क्या सीन होता है। एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई से ये जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्योल से यहाँ ब्रोंक्योल्स होती हैं, फिर एल्वियोलाई के अंदर अगर यहाँ पे ही ब्लॉकेज है, ठीक है, तो ये कोलैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब ऊपर म्यूकस की वजह से ब्लॉकेज है तो फिर वो एरिया जहाँ पे सप्लाई नहीं जा रही, तो वहाँ पे क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है लंग का वो एरिया। पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल पेन हो सकती है, मे इनहिबिट अफेक्टिव कफिंग एंड अलाउ सेक्रीशंस टू एक्यूमुलेट। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट हमने पढ़ा, ठीक है, जो सेक्रीशंस को रहने देता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो ऑपरेशन के बाद जब बंदा कफिंग करता है ना, तो उसको एब्डोमिनल पेन होती है, कफिंग मुश्किल होती है। तो फिर इसलिए क्या होता है कि सेक्रीशंस वो कफिंग से भी नहीं निकाल सकता, तो सेक्रीशंस जो हैं वो और जमा होती हैं। माइनर एटिलेक्टेसिस के क्या सिम्टम्स आते हैं, पायरेक्सिया होता है, डिस्निया होता है, टेकिकार्डिया होता है, तो ये सिम्टम्स। उसके अलावा फीवर और सीवियर अगर हो जाता है तो क्या आएंगे, साइनोसिस। सीवियर है ना तो फिर क्या है, ऑक्सीजन की वो रेस्पिरेशन कम हो गई है, लंग कोलैप्स कर गया तकरीबन एक पार्ट या कुछ पार्ट लंग का, तो फिर क्या होगा कि साइनोसिस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाएगा। एटिलेक्टेसिस इज नॉट सीन ऑन कन्वेंशनल चेस्ट रेडियोग्राफ अनलेस इट बिकम्स मैसिव। जब तक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे पे थोड़ी सी नज़र नहीं आती है। ये है इसकी ट्रीटमेंट। जो माइनर एटिलेक्टेसिस होती है ना, उसको सिर्फ चेस्ट फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर लेते हैं। उसके अलावा जो है पेन रिलीफ जो है अगर हम वो करवा दें तो उससे बंदा कफिंग कर लेता है नॉर्मली, तो फिर उसकी वजह से जो है माइनर एटिलेक्टेसिस तो मैनेज हो जाती है। लेकिन जो सिवियर होती है उसको ब्रोंकोस्कोपी टू रिमूव म्यूकस प्लग, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू आपने म्यूकस प्लग को रिमूव करना होता है। वेरी सिवियर केसेस अगर हों तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना पड़ती है। ये हम लोगों ने कार्डियो में पढ़ा है क्या होता है। देन पल्मोनरी एस्पायरेशन जो है, ये एटिलेक्टेसिस के बाद फर्स्ट कंडीशन थी हाइपोक्सिया, देन एटिलेक्टेसिस, देन ये थर्ड है कि पल्मोनरी एस्पायरेशन। एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस फॉलोइंग इनहेलेशन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट्स इज़ नोन एज मेंडलसन सिंड्रोम। होता ये है कि जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है ना, अब एक बंदा एनेस्थीसिया के अंडर है या सर्जरी उसकी परफॉर्म हो गई है, सो क्या होता है कि आपके जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है ना वो कम हो गए होते हैं। ठीक है, मोस्टली एनेस्थीसिया के अंडर जब पेशेंट होता है तो उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, इसलिए पहले फास्टिंग कराते हैं ना कि आपका गैस्ट्रिक जो है आपका वो सारा खाली हो जाए, स्टमक में कुछ भी ना हो। सो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एक्सपायर हो जाता है, ऊपर वापस आ जाता है, तो फिर आपने ट्यूब्स वगैरह डाली होती है, वो एक्सपायर हो के आपकी ट्रेकिया में आपका जो वो ऊपर से आपने ग्लोटिस तो खोला हुआ है ना, क्योंकि ट्यूब्स डली हुई हैं, तो जो भी चीज़ ऊपर आएगी वो वापस कहाँ चली जाएगी, लंग्स में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एस्पायरेशन ये न्यूमोनाइटिस होती है एस्पायरेशन की वजह से। द रीज़न इज़ कि ये जो एस्पायरेट हुआ है कंटेंट ये एसिडिक है,
आपके स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं, उसकी pH लो होती है, और जब वो आपके लंग्स के अंदर जाएगा तो न्यूमोनाइटिस कॉज कर देगा। इसको क्या कहते हैं? मेंडलसन सिंड्रोम। एस्पायरेशन में अकर ड्यूरिंग इंडक्शन और रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। ठीक है, कि जब आप इंडक्शन करा रहे होते हो एनेस्थीसिया की या रिकवरी पीरियड में, तब ये हो सकता है। मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैरालिटिक आइलियस इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन इन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कि इंटेस्टाइनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो आगे तो चीज़ें जाएंगी नहीं, फिर ऊपर की तरफ ही आएगी जो भी आपके स्टमक के अंदर होगा। इसके अलावा पैरालिटिक आइलियस, इसमें भी ये सीन है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन इन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। प्री ऑपरेटिव फास्टिंग 6 आवर्स इन अडल्ट एंड 4 आवर्स इन चिल्ड्रन, प्रॉपर पोजीशनिंग एंड केयरफुल इंट्यूबेशन, ये सारा कुछ अगर किया जाए, ट्यूब ध्यान से डालिए, सब कुछ किया, तो फिर एस्पायरेशन के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। द यूज़ ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड एंड H2 ब्लॉकर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैज़ बीन एसोसिएटेड, कि ये जो अगर ये हो गया जो एस्पायरेशन हो गया, तो फिर इसकी वजह से न्यूमोनाइटिस को बचाने के लिए आप मेटोक्लोप्रामाइड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 ब्लॉकर्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। Bronchoscopy should be used at the earliest opportunity to facilitate suctioning and to remove particular matter, कि आप जो है ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू सक्शन करा लो। ठीक है, कि अगर कोई मैटर आपको जो भी है, अगर आप जितना बाहर निकाल सकते हो वो निकाल दो, बेहतर ये अंदर ना रहने दिया जाए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन इफ़ रेस्पायरेटरी फेलियर इज सिवियर। ठीक है, अगर रेस्पायरेटरी फेलियर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर इंट्यूबेशन करना पड़ेगी, और साथ साथ क्या करना पड़ेगा? वेंटिलेशन का सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो सकता है? ऑपरेशन के बाद अक्सर लोगों को न्यूमोनिया हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अमंग पेशेंट्स हु डाइड आफ्टर सर्जरी, कि इसकी वजह से बंदों की डेथ हो जाती होती है। ठीक है, इसका क्या कॉज हो सकता है? पेशेंट्स विद पेरिटोनियल इन्फेक्शन एंड रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर सपोर्ट, कि जो लोग जिनको पेरिटोनियम का इन्फेक्शन था या फिर ज़्यादा देर उनको वेंटिलेटर के पर रहना पड़ा है, तो क्या होता है? वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है, कि वेंटिलेटर से कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो गया। वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया हो सकता है। इंक्रीज रिस्क होता है। होस्ट डिफेंस इज़ वेरी वीक। ठीक है, जब सर्जरी होती है तो बंदे का डिफेंस सिस्टम तो पहले ही बहुत वीक हुआ होता है। एंड पेशेंट में नॉट बी एबल टू कफ इफेक्टिवली टू क्लियर द ब्रोंकियल ट्री। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो रीच द लंग्स बाय इनहेलेशन फ्रॉम द रेस्पायरेटर। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? फीवर, टैकीपनिया, इंक्रीज्ड सक्रीशंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग। क्या होगा? बंदे को बुखार हो जाएगा, बंदा तेज़ तेज़ सांस लेगा, और फिर क्या होगा? सक्रीशंस भी उसकी ज़्यादा हो जाती हैं, लंग्स में कंसोलिडेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? सक्रीशंस जो इंक्रीज़ हुई हैं उनकी क्लियरेंस करो, एंटीबायोटिक्स यूज़ करो जो कि उसके बॉडी के अंदर चली गई थी, यानी जो बैक्टीरिया अंदर चला गया था उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। इन्फेक्शन हुआ है ना, तो इन्फेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। देन आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव प्लूरल एफ्यूजन, कि एफ्यूजन भी हो सकती है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इज़ फेयरली कॉमन इमीडिएटली आफ्टर अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स एंड मे सजेस्ट सब डायफ्रामेटिक इन्फ्लेमेशन, कि ये जो बहुत कम होती है ना प्लूरल एफ्यूजन, ये कॉमन है। ठीक है, कि अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर अगर हुआ था तो फिर के अपर एब्डोमेन जो है वहाँ पे साथ डायफ्राम लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ ही तो लंग्स हैं, तो फिर सब डायफ्रामेटिक इन्फ्लेमेशन के तौर पे नज़र आएगी। सो ये माइनर अमाउंट में जो होती है ये तो कॉमन है। ठीक है, ये कोई इतना मसला नहीं करेगी। एफ्यूजन्स दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज रेस्पिरेटरी फंक्शंस शुड बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। If there is any suspicion of infection, then the effusion should be aspirated and antibacterial therapy should be started। कि अगर माइनर है, कोई मसला भी नहीं करी, कोई सिम्टम भी नहीं आया, रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसने, तो देन क्या करें आप? कि उसको ना छेड़ें, रहने दें, खुद रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मसला कर रही है देन एंटीबैक्टीरियल थेरेपी करें, और साथ साथ उसको जो सक्रीशन है उसको एस्पायर कर लें फ्यूजन को। देन पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। द कॉजेज आर पुअर कार्डियक फंक्शन, कि आपका जो हार्ट है उसने सही से काम नहीं किया, रीनल डिजीज़ है उसकी वजह से एडिमा हो सकता है। ओवरजीलस फ्लूइड थेरेपी आपने बहुत ज़्यादा कर दी है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा। पेशेंट प्रेजेंट्स विद टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, ऑर्थोपनिया, रेज जगुलर वीनस प्रेशर, पिंक फ्रॉदी स्पूटम एंड बेजल क्रैपिटेशंस, ये सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लें। टैकीपनिया
ठीक है। रेस्पायरेशन, ये एडीमा में, पल्मोनरी एडीमा के सिम्टम्स तो आपको पता है ना, टैकिपनिया हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और थोपनिया होता है कि जब आप पोजीशन चेंज करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो फिर उसको सांस जो होती है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। रेज जागलर वीनस प्रेशर होता है, पिंक फ्रोदी स्पूटम आता है एडीमा की वजह से, एंड देन बेजल क्रैपिटेशन सुनाई देती हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? पहले तो आईवी फ्लूइड्स रोको, ठीक है, कि पहले ही पानी जमा हो गया है उसके लंग्स के अंदर, तो आईवी फ्लूइड्स देना बंद करो, और हेड एंड ऑफ द बेड जो है उसको रेज़ कर दो। डायोरेटिक्स यूज़ करो, उससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। ऑक्सीजन दें, एडीमा की वजह से आपका जो रेस्पायरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो ऑक्सीजन जो है उसको पूरा करेगी। टैकिपनिया जो हो रहा है, स्मॉल डोज ऑफ ओपिएट्स लाइक मॉर्फिन, ठीक है, इससे क्या होगा कि उसको पेन वगैरह जो है उसके मैनेजमेंट के लिए आप और ओपिएट्स देते हैं। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है 4 to 107 पोस्ट ऑपरेटिव डे के 4 दिन से लेके 107 दिन के दरमियान एम्बोलाए बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सडन डिस्निया, अचानक से इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, कि अचानक से बंदे को ठीक ठाक था, अचानक से क्या हुआ है, डिस्निया हो गया है, कोलैप्स कर गया है, या बीपी बहुत लो हो गया है। ये जो सिम्टम्स आते हैं फ़ौरन, मतलब ठीक ठाक बंदे को अगर ऑपरेशन के कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद सिम्टम्स आते हैं, देन फ़ौरन से सस्पेक्ट कर लें कि अचानक से उसका सांस ख़राब हुआ है और वो बेहोश हो गया है। इसका मतलब है एम्बोलाए था जो कि आगे फंस गया है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो है सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस जो है इसकी चेस्ट एक्सरे कराएं, आपको वेज शेप्ड कोलैप्स नज़र आ जाएगा। उसके अलावा ABGs कराएंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस में आपको हाइपोक्सिया नज़र आ जाएगा। ECG में आपको S1Q3 T3 पैटर्न नज़र आएगा। ये जो पैटर्न है ना, ये एक्यूट राइट हार्ट स्ट्रेन का पैटर्न होता है, ठीक है, कि जो फर्स्ट लीड है ना उस पर S वेव जो होती है वो, और 3 और T3 पे Q, जो थर्ड वेव्स होती हैं उस पर Q वेव और T वेव जो होती है वो ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती हैं या इन्वर्टेड होती हैं। सो S1 Q और T3 ये जो हैं, ये जो पैटर्न है ये एक्यूट राइट हार्ट का है। जिसने ECG पढ़ी है उसको ज़्यादा पता होगा। ECG में कि आप वो लगाते हैं ना चेस्ट पे, वो जो ECG के लिए पैड्स वगैरह छोटे छोटे होते हैं, उसका क्या नाम होता है मेरे जहन में नहीं आ रहा। सो लीड्स होती हैं। सो फर्स्ट लीड पे S वेव आएगी, और 3 जो थर्ड वाली लीड है उस पर Q और T का पैटर्न जो होता है, इतना सिंपल इसको कहा जाता है S1Q3 T3। ये पैटर्न एक्यूट राइट हार्ट फेलियर को शो करता है। तो ECG पे आएगा। उसके अलावा VQ स्कैन, ये जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करेंगे, तो वेंटिलेशन तो नॉर्मल है लेकिन परफ्यूजन में मसला है, ठीक है। परफ्यूजन में मसला क्या शो करेगा कि एम्बोलाए था ना जो कि किसी वैसल में फंसा है आके। पल्मोनरी एंजियोग्राफी अगर कराएंगे, मोस्ट एक्यूरेट एंजियोग्राफी वेसल्स को स्टडी होते हैं ना, तो अगर आप वेसल्स को देख लोगे सबसे बेहतर यहीं से पता चल जाएगा। और प्रायर टू सर्जरी आप इसको यूज़ करते हैं, या थ्रोम्बोलाइसिस अगर करनी है उससे पहले आप पहले एंजियोग्राफी करा लेते हो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। देन इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर जिन बंदों को अभी शॉक नहीं हुआ तो हेपारिनाइजेशन देते हैं, यानी कि हेपारिन देनी है। लेकिन जिनको शॉक हो गया है, शॉक की कंडीशन में चले गए हैं, तो उनको क्या करना है, आइनोट्रोपिक सपोर्ट देना है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दें, आइनोट्रोपिक सपोर्ट दें। उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी करें। उसके अलावा जिनको रिकरेंट केसेस होते हैं उनमें इंफीरियर वेना कावा फ़िल्टर इंजर्शन के, इंफीरियर वेना कावा में फ़िल्टर लगा देते हैं कि कोई चीज़ लंग्स की तरफ आए ही ना, ठीक है, अगर नीचे है तो नीचे ही रहे। तो 4 कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस अभी तक हमने जितनी पढ़ी थी वो पल्मोनरी, ठीक है, वो ख़त्म हो गया है। अब कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं चौथे नंबर पे। तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? एरिथमियाज, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या MI हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी जो है उसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि बंदा रिस्क पे है या नहीं है, ठीक है। कॉन्टीन्यू, ये हमने पहले भी पढ़ा है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ये हम चेक कर लेते हैं ऑपरेशन से, प्री ऑपरेटिव जो थी हम देख रहे थे मैनेजमेंट, उसमें हमने ये देखा है। देन कॉन्टीन्यूस ECG मॉनिटरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 4 days पोस्ट ऑपरेटिवली डिटेक्ट्स एपिसोड्स ऑफ इस्कीमिया एंड एरिथमियाज। कि आप जो है ऑपरेशन के पहले 3-4 दिन तक आपने क्या चेक करते रहना है, उसकी ECG कराते रहना है, ताकि अगर कोई इस्कीमिया या एरिथमिया हो तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव कन्फ्यूजनल स्टेट के। अक्सर बंदे ऑपरेशन के बाद कन्फ्यूजन में, एंग्जाइटी में रहते हैं। एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट कैन अकर ऑन रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया और फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी, ठीक है, कि कुछ दिन के अंदर अंदर अगर होगी या सर्जरी एनेस्थीसिया से उठने के बाद जो स्टार्ट होती है वो एक्यूट होती है।
5 to 15% इसका इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस इज़ हायर इन एल्डरली पेशेंट्स के जो बूढ़े बंदे होते हैं उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सीन ज़्यादा होता है। रीनल कॉजेज़ क्या होती हैं इसके? इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस, ठीक है। अगर रीनल की वजह से क्या हो सकता है कि बंदे की इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गया है या रीनल फेलियर हो गया है, यूरीमिया है, इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी रिटेंशन है, ठीक है। इसकी वजह से हो सकती है कन्फ्यूजनल स्टेट। उसके अलावा रेस्पिरेटरी कॉजेज़ हाइपोक्सिया हो जाए या इन्फेक्शन या एटिलेक्टेसिस। कार्डियोवेस्कुलर कॉजेज़ में क्या है? शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमआई या डिहाइड्रेशन। ड्रग्स में आपने ओपिएट्स ली हैं, हिप्नोटिक्स, कोकेन, अल्कोहल विदड्रॉ किया है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो ये वाली कंडीशंस जो होती हैं ये कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। वैसे भी जो बंदा को अल्कोहल विदड्रॉ कराते हैं या फिर उसने कोकेन या ओपिएट्स या हिप्नोटिक्स यूज़ किए हुए हैं तो उसके बाद कन्फ्यूजनल स्टेट आती है, ठीक है। या फिर उसका हाइपोग्लाइसीमिया वाले जिनको अक्सर यंग लोगों को भी होता है, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें ये जो कन्फ्यूजनल स्टेट होती है वो आती होती है। और जो ऑपरेशन के बाद हुआ है फिर उसमें तो आएगी। न्यूरोलॉजिकल जो होती है उसमें एंसेफलोपैथी हो सकता है, एपिलेप्सी और सीवीए। ये जो हैं अगर किसी बंदे को ये पहले से मसले थे और उसकी वजह से फिर कन्फ्यूजनल स्टेट बन सकती है। एंडोक्राइन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और एडिसन्स डिजीज़। तो अभी तक हमने रीनल कॉजेज़ पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी कॉजेज़ पढ़ लिए, कार्डियोवेस्कुलर कॉजेज़ पढ़ लिए, ड्रग्स देख ली, न्यूरोलॉजिकल एंडोक्राइन देख लिए कि ये सारे जो कॉजेज़ थे ये क्या कर रहे थे? आपके जो पोस्ट ऑपरेटिव कन्फ्यूजनल स्टेट को कॉज कर रहे थे, ठीक है। कि आपने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है कि कॉज ढूंढो, कॉज को ट्रीट करो, बाकी ये कन्फ्यूजन खुद ही ख़त्म हो जाएगी। देन जीआईटी की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस, एयर डायनामिक बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके यानी कि बॉवल में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है जो कि मूव भी नहीं कर रही। पोस्ट ऑपरेटिव फीकल इम्पैक्शन। फीकल इम्पैक्शन में क्या होता है कि आपका जो फीसिस है वो इस कदर हार्ड हो जाता है कि वो वहाँ से बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा। एक तो कॉन्स्टिपेशन होती है ना, लेकिन ये एक लार्ज साइज़ में बन जाता है, ठीक है, फीसिस का। तो वो इतना बड़ा होता है कि उसको आप मूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या सर्जरी के थ्रू इसको निकालना पड़ता है, तो इसको फीकल इम्पैक्शन कहते हैं। उसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, हिपैटिक डिसफंक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। तो ये जीआईटी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन हो जाती होती है। इट इज़ अ कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इन सर्जरीज परफॉर्म्ड अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया वाली सर्जरीज होती हैं मोस्टली उनमें ये हो जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन में आता है ये। एग्जामिनेशन में आपको पैल्पेबल ब्लैडर दिखेगा कि आप जब यूरिन रिटेंशन हुई हुई है यूरिन की, ठीक है, तो यूरिन जमा हो जा रहा है ब्लैडर के अंदर, तो इसको आप कैसे देखोगे कि ब्लैडर पे हाथ लगाओ ना तो वो इतना फूला हुआ होता है कि आपको फील होगा हाथ लगा के। तो फिर एग्जामिनेशन में वो ये नज़र आ जाएगा, आपको फील हो जाएगा। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, एनाल्जेसिया देते हैं कि पेन जो होती है यूरिनरी रिटेंशन से उसको ठीक करने के लिए पेशेंट को कहें कि खड़ा हो और फिर उसको वॉशरूम लेकर जाएं। लीव टैप रनिंग, अगर टैप रनिंग होगी तो फिर उसकी वजह से मैक्चुरेशन जो है वो इनकरेज होती है, तो इसको वॉशरूम लेकर जाएं ताकि अगर उसको फील नहीं भी होता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि मतलब मुझे नहीं आ रहा है कुछ ऐसा, तो फिर भी उसे कहीं वॉशरूम लेकर जाएं, क्योंकि आपको पता है कि उसकी यूरिनरी रिटेंशन हुई हुई, आपने पैल्पेट किया है। तो अगर फिर भी अगर वो नहीं मतलब उसका यूरिन पास आउट हुआ, देन फिर क्या करें कि यूरिनरी कैथेटर डाल दें, ठीक है, उसके थ्रू निकाल दें। पहले आपने जो है कंजर्वेटिव मेजर्स करने, देन कैथेटर डालें। देन पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो भी हो सकती है। बिफोर एडवाइजिंग लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर्स, प्री रेक्टल पर रेक्टल एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट टू रूल आउट इम्पैक्टेड फीकल हार्ड मैटर। कि इनको बंदे को अगर आप देख लें कि भाई कहीं उसको आप लैक्सेटिव या सॉफ्टनर्स जो हैं उसको देने से पहले एग्जामिनेशन कर लें कि कहीं ये फीकल इम्पैक्शन तो नहीं है, ठीक है। वो तो मैनुअली रिमूव करने वाली चीज़ है, ठीक है, वो आपसे रिमूव, वो बंदा उसको स्टूल सॉफ्टनर्स या ये सारी चीज़ें उस पर असर नहीं करेंगी, ठीक है। तो पहले उसकी वो कर लें, एग्जामिनेशन कर लें, अगर वो है तो फिर उसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा मैनुअली। उसके अलावा सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस में सीवीए और कन्वल्जन्स आ सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर जो होता है अक्सर हो जाता है लोगों को। फीवर अबव 38 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉमन इन द फर्स्ट फ्यू डेज़ आफ्टर मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरीज़ के कुछ देर बाद जो है, कुछ दिनों बाद जो है 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर रेज़ किया है तो ओके है।
लेकिन प्री पोस्ट ऑपरेटिव फीवर इज़ डिफाइंड एज टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस ऑन 2 कंसेक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव डेज, कि इकट्ठे 2 दिन अगर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऑपरेशन के बाद टेम्परेचर रेज रहता है तो उसे पोस्ट ऑपरेटिव फीवर ही कहेंगे, ठीक है। या फिर मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस है एनी वन पोस्ट ऑपरेटिव डेज, के किसी एक ऑपरेशन के बाद किसी एक दिन 39 डिग्री सेल्सियस यानी 102.2 फ़ारेनहाइट जो है इतना उसका टेम्परेचर आया ऑपरेशन के बाद तो ओके है, ठीक है। ये पोस्ट ऑपरेटिव फीवर है। मोस्ट अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव फीवर इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस ऑफ सर्जरी एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, कि आपने सर्जरी की है इतना बड़ा, उसके ऊपर बॉडी को नॉर्मल से उसको हटा दिया, होम्योस्टेसिस अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ है तो इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जाएगा और फिर उसकी वजह से जो होता है फीवर तो हो जाता है। लेकिन जो है कितनी देर तक रहना चाहिए आपको पता है कि कंसेक्टिव अगर 38 से ज़्यादा है तो फिर कितना कंसेक्टिव 2 दिन, और अगर 39 से ज़्यादा है तो सिर्फ 1 दिन। ये रिजॉल्व हो जाता है स्पॉन्टेनियसली विथ आ फोकस ऑफ इन्फेक्शन शुड बी सॉर्ट, कि अगर ये देख लें कि इन्फेक्शन ना हो गया हो। 4 Ws एंड V चेक करना होता है इस कंडीशन में। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आपने जब भी किसी बंदे को फीवर हो जाए आपने चेक क्या करना है, 4 Ws एंड 1 V। 4 Ws में क्या है, वूंड का में देखना है कि डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज तो नहीं है, पस वगैरह तो नहीं पड़ गई, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। उसके अलावा विंड यानी कि आपकी ब्रीदिंग आपने 24 से 48 घंटे चेक करनी है। एटिलेक्टेसिस जो होती है वो कॉमन होती है, वो चेक कर लेंगे उसकी ब्रीदिंग ठीक है। ऑस्कल्टेट उसको करें कि क्रैपिटेशंस तो नहीं आ रही। क्रैपिटेशंस किस में आती थी, एडीमा में आती थी ना, हाँ, बेसल क्रैपिटेशंस। उसके बाद एक्सरे, उसका चेस्ट एक्सरे ज़रूर कराना है ताकि चेस्ट इन्फेक्शन अगर हो तो पता चल जाए। सो आपने वूंड, विंड, उसके बाद वाटर जो है आपने UTI 5 to 7 डेज़ जो है वो चेक करना है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है 5 to 7 डेज़ तक हो सकता है, ठीक है, आपने चेक करते रहना है। उसके बाद वंडरिंग ड्रग्स जो हैं लाइक एंटीबायोटिक्स गिवन टू द पेशेंट एंड इफ़ नेसेसरी चेंज द ड्रग एंड सेंड ब्लड सैंपल्स फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो आप दे रहे हैं उसको चेक करें, ठीक है। अगर ज़रूरत आपको पड़ती है कि आपको लगा है कि इन्फेक्शन से ट्रीट नहीं हो रहा उसको चेंज कर दें, और ब्लड सैंपल आप लैब में भेजें और देखें कि कहीं उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड में आ जाएगा। उसके बाद अब हमने 4 Ws कर लिए हैं, W, ठीक है, वूंड, विंड, वाटर और वंडरिंग ड्रग्स। उसके बाद एक 1 V हमने कहा था वेसल्स चेक करनी 7 to 10 डेज़ के, DVT या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो नहीं बन गया। उसके बाद हमने देखना है हीमोपेरिटोनियम जो है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ब्लीडिंग इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। Hemoperitoneum is a rapidly evolving life-threatening complication that is the result of inadequate hemostasis। वही बात कि hemostasis सही से नहीं हुई उसकी वजह से क्या हो जाता है, hemoperitoneum लाइफ थ्रेटनिंग है। कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। हुआ ये है कि भाई ब्लीडिंग रुकी नहीं है, ठीक है, कहाँ पे, आपकी पेरिटोनियम वाला एरिया में। तो इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या है, हाइपोवोलीमिया, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, हाइपोवोलीमिया तो होगा, टैकीकार्डिया भी होगा, उसके रिस्पांस में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर तो लो होना ही है, साथ साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जब हाइपोवोलीमिया है तो यूरिन आउटपुट भी कम होगी, और साथ साथ पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन ये उसके रिस्पांस में हो जाएगी। देन आपने ड्रेन्स की कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है, जो आपने ड्रेन डाली है। ड्रेन्स इन एब्डोमिनल प्रोसीजर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज of peritoneal cavity increases the rate of intra-abdominal and wound infection, ठीक है। जो ड्रेन्स होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन या वूंड के अंदर इन्फेक्शन का कॉज बन सकती हैं। यहाँ से इन्फेक्शन जो है वूंड के अंदर जा सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, आपके ब्लड के अंदर जा सकता है। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग क्लोज्ड सक्शन ड्रेन। पहली बात तो आपने सक्शन जो ड्रेन यूज़ कर रहे हैं वो क्लोज होनी चाहिए, ब्रॉट आउट थ्रू अ सेपरेट स्टैब इंसीजन, यानी कि आपने जब उसको डाला है तो फिर उसे क्लोज कर दिया जाए और फिर सेपरेट एक इंसीजन लगा के उसको निकाल लिया जाए। लार्ज रिजिड ड्रेन्स में इरोड इनटू एडजेसेंट विजराज कॉजिंग फिस्टूला फॉर्मेशन एंड ब्लीडिंग। अगर आपने लार्ज रिजिड किस्म की ड्रेन्स डाली हैं तो वो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज करेंगी। ड्रेन शुड नॉट बी लेफ्ट इन कॉन्टैक्ट विद इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। आपको जो इंटेस्टाइन में एनास्टोमोसिस है जो कि ब्लड सप्लाई आपके पूरी उसको इंटेस्टाइन की है,
तो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस के इर्द गिर्द भी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, कि उसकी रेंज में नहीं आनी चाहिए। दे प्रमोट एनास्टोमोसिस लीकेज एंड फिस्टूला फॉर्मेशन, कि इससे क्या होगा कि आपके एनास्टोमोसिस जो है वो लीक आउट हो सकता है, आपकी ब्लीडिंग वहाँ से हो सकती है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये प्रिकॉशंस जो हैं, हमने सारी कॉम्प्लिकेशंस देख ली, जो जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी सर्जरी के बाद, और उसकी क्या क्या प्रिवेंशंस थी जो हम कर सकते थे। और एक पास्ट का क्वेश्चन भी आ गया इसमें, अगर वो रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं तो अदर किसी और का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट था, बल्कि मैं सारे जो करवाऊँगी वो इम्पॉर्टेंट हैं। सो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।